नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री आज शाम कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 236 मामले आए हैं, जिनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश की 60% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पाणिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुष्ठ रोग और मनोरोग से पीड़ित लोगों की समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ढाका में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत तथा संयुक्त अरब अमारात के बीच दुबई में मैच जारी। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री इस समय उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन। डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ा है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता का चारा, बीज मिले, इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए भी देशव्यापी अभियान चलाया गया है। हमने पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका, मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया है। हमारी सरकार सिर्फ बच्चों का ही मुफ्त टीकाकरण नहीं कर रही, सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही मुफ्त नहीं लगा रही, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए भी अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। साथियों, देश में इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है।
प्रधानमंत्री ने वाराणसी के करखियाओं में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की भी आधारशिला रखी। उन्होंने वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित दुग्ध उत्पादों की मूल्यांकन योजना के एक पोर्टल की शुरूआत की और लोगो जारी किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत राज्य के 20 लाख से अधिक निवासियों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में शहरी विकास और शिक्षा क्षेत्र की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। इस परियोजना से पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ के 1000 गांवों के स्थानीय किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति आज केरल के तिरुवनंतपुरम में पुस्तकालय और साक्षरता अभियान के पितामह पीएन पाणिक्कर की कांस्य मूर्ति के अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। I feel a great deal of satisfaction after unveiling the statue of pioneer of learning, literacy and library movements, the late P.N. Panikkar. I am thankful to the members of P.N. Panikkar Foundation for giving me this opportunity to be here with you all. श्री कोविंद ने कहा कि केरल में उच्च साक्षरता और शिक्षा के स्तर ने राज्य को सतत विकास के पहलुओं सहित मानव विकास के कई सूचकांकों पर अन्य राज्यों का नेतृत्व करने में मदद की है। श्री कोविंद आज शाम श्री तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दर्शन भी करेंगे। 4 दिन की केरल यात्रा के बाद राष्ट्रपति कल सुबह नई दिल्ली लौट आएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच आज देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पिछले महीने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकारों के निकट समन्वय से काम करने का निर्देश दिया था, ताकि राज्य और जिला स्तर पर समुचित जागरूकता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रोकथाम और निगरानी के प्रभावी उपाय जारी करने का भी निर्देश दिया था। मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे एहतियाती उपायों के कड़ाई से पालन पर भी जोर दिया गया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड के ओमिक्रॉन वायरस के डेल्टा से अधिक खतरनाक होने के बारे में अभी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड तकनीकी टीम के प्रमुख मारिया वान केरखोवा ने कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है, लेकिन इसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 236 मामले आए हैं। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र से अब तक सबसे अधिक 65 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 139 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड-रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 70,17,000 टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 6,960 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.40% है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 60% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि लोगों के सहयोग और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पित प्रयासों से ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कोविड के नए मामलों और ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए आयोजित की गई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में रोजाना 70,000 लोगों की कोविड जांच की जा रही है। लेह में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगने से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिले में चादर ट्रैक, स्नो लेपर्ड और अन्य पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीकांत बाला साहेब सुसे ने बताया है कि जन स्वास्थ्य और कोविड के मामलों और ओमिक्रॉन की पहचान के मद्देनजर अगले आदेश तक ऐसी गतिविधियां निलंबित रहेंगी। केंद्र शासित लद्दाख में कोविड संक्रमण के 196 मामलों की पुष्टि हुई है। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या 34 हो गई है। चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यन ने बताया कि आज 33 नमूनों की पुष्टि की गई है। सभी संक्रमित लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन संक्रमित लोगों के संपर्क में रहने वालों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बृहन मुंबई नगर निगम ने क्रिसमस और नए साल से पहले सार्वजनिक समारोहों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश में वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से कोविड नियमों का पालन करने और सार्वजनिक समारोहों के आयोजकों के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। चीन में फिर कोविड-19 का प्रकोप बढ़ गया है। सरकार ने उत्तर पश्चिम स्थित जियान शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि शहर से बाहर जाने वाले यात्रियों और निवासियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। शहर की सभी उड़ानों और रेलगाड़ियों की आवाजाही रद्द कर दी गई है। कोरिया रोग नियंत्रण और निवारण एजेंसी ने आज कहा कि पिछले 24 घंटों की अवधि में कोविड-19 महामारी में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसको मिलाकर अब तक देश में 5,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत जल्द महामारी का रूप ले सकता है। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में कल पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि ओमिक्रॉन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। केसेस जरूर बढ़ेंगे। ओमिक्रॉन नया वायरस है, काफी तेजी से फैल रहा है। तीसरी लहर हम केसेस के माध्यम से नहीं देखें, उनके गिनती से नहीं देखें, मगर जिन व्यक्तियों को तीव्र बीमारी, हॉस्पिटल पहुंचाने वाली बीमारी, उसका हम गिनती करें, हमें खतरे वाली बात नहीं लगती। तीसरी लहर के बारे में हमारा सोच बदलना चाहिए। बस इन्फेक्शन का गिनती नहीं करनी चाहिए, हॉस्पिटल भेजने वाली तीव्र बीमारी का गिनती करनी चाहिए और उस लिहाज से शायद खतरा उतना बड़ा नहीं हो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में कलावती सरन बाल अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर हरीश पेमडे श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in
और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री आज शाम कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा, देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 236 मामले आए हैं। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश के 60% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पणिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुष्ठ रोग और मनोरोग से पीड़ित लोगों की समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ढाका में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत और संयुक्त अमारात के बीच दुबई में मैच जारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुष्ठ रोग और मनोरोग से पीड़ित लोगों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर ग्रुप की बैठक हुई। कुष्ठ रोग से संबंधित सत्र में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि अब भी कई ऐसे भेदभावपूर्ण कानून हैं जिन्हें संशोधित किए जाने, रद्द किए जाने और उनके स्थान पर नए कानून बनाने की जरूरत है ताकि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की जरूरत है। भारत ने म्यांमार को कोविड से संघर्ष में मदद के लिए 10 लाख से अधिक टीके दिए हैं। म्यांमार की 2 दिन की यात्रा पर गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भारत में बने कोविड रोधी टीके सौंपे। ये टीके कोविड से संघर्ष में म्यांमार के लोगों की मदद के लिए हैं। फरवरी में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जे के बाद म्यांमार के लिए विदेश सचिव की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 1926 में 23 दिसंबर को निधन हो गया था। आर्य समाज के सन्यासी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1920 के दशक में समाज सुधारों के लिए काम किया।
उन्होंने 16 मई 1900 में गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की, जिसे बाद में हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1919 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान वे गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में उतर आए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और जब एक सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाने की धमकी दी तो वे सीना तान कर खड़े हो गए और उसे गोली चलाने की चुनौती दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीबों की हालत में सुधार के लिए काम किया। महात्मा गांधी के शब्दों में वे एक नायक की तरह जिए और एक नायक की तरह ही शहीद हुए। जिंदगी खपा गया अपनी और किसानों के सम्मान में चरण सिंह जी के नारे गूंजे हिंदुस्तान। हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चरण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। 1930 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। आजादी के बाद चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हम इस महान राष्ट्रवादी और किसानों के नेता को सलाम करते हैं। जय हिंद। स्वतंत्रता सेनानी पी कक्कन भी आज स्मरणीय हैं, जो 23 दिसंबर 1981 को हमें छोड़कर चले गए। वे कक्कन जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 18 जून 1908 को मद्रास प्रेसिडेंसी में मेलूर में तुम्बईपट्टी में हुआ था। कक्कन ने अपने युवावस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1939 में जब राज्य सरकार ने मंदिर प्रवेश अधिकार और क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया तो कक्कन ने मदुरई में समाज के निम्न वर्ग के लोगों के मंदिर में प्रवेश का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। 1946 में वे संविधान सभा के लिए चुने गए और 1946 से 1950 तक इसकी सेवा की। स्वतंत्रता के बाद कक्कन ने तमिलनाडु राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। हम महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। भारत के 44वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अभिवादन करता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकतंत्र की महिमा है, आपका आशीर्वाद है और मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज इस ऐतिहासिक लाल किले से आपको संबोधित कर रहा हूं। 23 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि भी है। 28 जून 1921 को जन्मे नरसिम्हा राव ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पीवी नरसिम्हा राव 1930 के दशक के अंत में हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1991 में आर्थिक सुधारों की नींव रखने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनः एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नरसिम्हा राव एक कुशल भाषाविद भी थे। राव की मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन उनका 8 भारतीय भाषाओं और 8 विदेशी भाषाओं पर भी उत्कृष्ट अधिकार था। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तेहान ने हाल ही में हुए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की द्विपक्षीय वार्ता में तेजी लाने के लिए बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच कई दौर की वार्ता में हुई प्रगति की सराहना की। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने कहा है कि मध्य एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पेजिंग में अपने विदाई समारोह में उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये आकाशवाणी कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस महीने मन की बात इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ये दिन भारतीय किसानों के योगदान के सम्मान और देश में उनके महत्व को गौरवान्वित करने के लिए मनाया जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चौधरी चरण सिंह का उनकी जयंती पर स्मरण किया और देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह किसान अधिकारों के हिमायती थे। एशियाई चैंपियंस हॉकी प्रतियोगिता में कल ढाका में एक जोरदार मुकाबले में कोरिया जापान को 4-2 से हराकर एशियाई चैंपियन बन गया। 5 देशों की प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल 2 मैच खेले गए। भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। दुबई में एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान संयुक्त अरब अमारात ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने को कहा। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 44वें ओवर में 3 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। चलते चलते श्रोताओं के लिए एक रोचक जानकारी जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि जब जीने की इच्छा हो तो उम्र महज एक संख्या बन जाती है। जब जीने की इच्छा और तरीका हो बेहतरीन तो उम्र महज संख्या बन जाती है। और इसका बेहतरीन उदाहरण अमेरिका के कंसास में रहने वाली बहनों की एक तिकड़ी है। जी हाँ, ये तीनों बहनें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। हाल ही में छोटी बहन फ्रांसिस कोम्पस ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। उनकी बर्थडे पार्टी में जब उनकी दोनों बहनें 104 साल की जूलिया और 102 साल की लूसी शामिल हुई तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। इस मौके पर सबसे बड़ी बहन जूलिया ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर हम लोगों का साथ होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2000 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री आज शाम कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने कहा देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 236 मामले आए हैं। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा देश की 60% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पीएन पाणिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुष्ठ रोग और मनोरोग से पीड़ित लोगों की समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी और ढाका में दक्षिण कोरिया ने जापान को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।